ये मेरे जॉन विक चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन का सेकेंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप सीधा इस वीडियो पे आए हैं तो आपको ये वीडियो समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप पहले जाकर पार्ट 1 देख लो। जॉन विंस्टन की बात मानकर चला जाता है बर्लिन। जॉन एक चर्च में जाता है। जॉन का वहाँ पर शॉटगन से स्वागत होता है और चर्च के बाहर हम देख पाते हैं ट्रैकर को, जो जॉन को ढूंढते ढूंढते बर्लिन आ चुका है। वो जॉन की लोकेशन मार्किस को फोन करके बताता है और उससे डील के मुताबिक पैसे मांगता है, पर मार्किस उसे बताता है कि अब तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब तुम जॉन को मार डालोगे। इतना कहकर फोन काट देता है। चर्च के अंदर जॉन को कातिया के सामने लाया जाता है। मुझे कातिया का एटीट्यूड और बोलने की स्टाइल नायरोबी की याद दिलाती है। जॉन को यहाँ फांसी से लटकाया जा रहा था। जॉन उनसे प्योतर से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, यानी कातिया के पिता से। कातिया उसे बताती है कि जॉन ने जब बिना सोचे समझे एल्डर को गोली मारी तो यहाँ पर मार्किस ने प्योतर को मरवा दिया और बेबस कातिया कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हाई टेबल के नियमों के चलते प्योतर को मार दिया गया था। जॉन कातिया को अपने प्लान के बारे में बताता है, मार्किस को डुएल की चुनौती देने के बारे में। अगर इसमें जॉन जीत गया तो मार्किस को मौत और जॉन को आजादी मिलेगी। साथ ही कातिया को उसके पिता के हत्यारे के मौत का बदला मिलेगा। कातिया जॉन के इस प्रस्ताव को चर्च के प्रीस्ट के कहने पर मान जाती है और जॉन को रुस्कारोमा में फिर से शामिल करने पर परमिशन दे देती है, पर उसके लिए जॉन को प्योतर के हत्यारे यानी किलर हरका को मारने का टास्क देती है और उसके मौत का सबूत लाने कहती है। इस पर जॉन किलर हरका तक सुरक्षित पहुंचने का रास्ता मांगता है, जिस पर क्लॉज, जो ग्रूट की तरह सिर्फ एक लाइन बोलता है, वो जॉन को लेकर किलर हरकिला के पास लेके जाता है। जॉन जब हरकिला के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तलाश में वहां पर केन भी आया है। जॉन कोजी के मौत के लिए केन को जिम्मेदार मानता है, पर केन यहाँ पर जॉन को इसका कसूरवार ठहराता है। अगर जॉन ओकासा होटल कॉन्टिनेंट में ना जाता तो आज कोजी जिंदा होता। हरकिला यहाँ जॉन पर गन पॉइंट करता है, पर केन यहाँ पर हरकिला पे गन पॉइंट करते हुए कहता है कि वो जॉन को मारना चाहता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और इतने में यहाँ पर ट्रैकर भी आ जाता है। यहाँ माहौल बहुत गर्म था। केन, ट्रैकर और हरकिला ये तीनों जॉन को मारना चाहते हैं और जॉन यहाँ पर हरकिला को मारना चाहता है। इस लड़ाई को सुलझाने के लिए हरकिला एक पत्तों का दाव खेलने का सुझाव देता है, जिसमें जो भी हारेगा उसके हार की कीमत जिंदगी होगी और जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा। ये डिसाइड होता है। किलर हरकिला चीटिंग करके जीत जाता है। केन अंधा होने के बावजूद ये बात आसानी से समझ लेता है और यहाँ पे शुरू होती है फाइट, जहाँ जॉन महज ताज के कार्ड से हरकिला को इंजर्ड करता है और एक आदमी को मार डालता है। और वंस अगेन यहाँ पर शुरू होती है फाइट। जॉन, केन और ट्रैकर मिलकर हरकिला और उसके लोगों को मार डालते हैं और जॉन हरकिला का पीछा करता है। दोनों लड़ने लगते हैं। हरकिला जॉन से बहुत ताकतवर है, वो जॉन को बहुत मारता है, पर जॉन जैसे तैसे हरकिला को मार डालता है और मौत के प्रूफ के तौर पर हरकिला के सामने वाले दांत लेकर वहाँ से निकल जाता है। ट्रैकर जॉन को दूर से शूट ही करने वाला होता है, बट केन आकर उसे रोकते हुए कहता है कि जॉन को सिर्फ मैं मारूंगा। इस बात पर ट्रैकर उसे कहता है कि अच्छा हुआ हाई टेबल ने तुम्हारी आंखें तुमसे छीन ली। इस पर केन उसे कहता है, उन्होंने मेरी आंखें नहीं छीनी, बल्कि मैंने खुद से अपनी आंखों को कुर्बान कर दिया। सेम वर्ड्स किसी और कैरेक्टर ने कहे थे। उस कैरेक्टर का नाम आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ सीन शिफ्ट होता है बर्लिन में, जहाँ जॉन को रीति रिवाज के अनुसार फिर से एक बार रुस्कारोमा का फैमिली मेंबर बनाया जाता है। इसका मतलब जॉन अब मार्किस को डुएल यानी मुकाबले के लिए चुनौती दे सकता है, क्योंकि जॉन अब रुस्कारोमा फैमिली से बिलोंग करता है, जो हाई टेबल पर एक सीट रखती है। और इसके साथ ही मार्किस, जो फ्रेंच फैमिली से बिलोंग करता है, वो भी हाई टेबल पर एक सीट रखती है। पर डुएल के लिए 4 लोगों की जरूरत है। एक जो मुकाबले की चुनौती दे रहा है वो, और उसके साथ उसका असिस्टेंट। इस तरह जिसको मुकाबले का चैलेंज दिया जा रहा है वो और उसका असिस्टेंट। यहाँ पर कातिया जॉन से पूछती है कि तुम्हारा असिस्टेंट कौन बनेगा, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है विंस्टन पर, जो जॉन का असिस्टेंट बनकर मार्किस के पास जाकर जॉन के डुएल के बारे में उसे बताता है। मार्किस को ये सब मजाक लगता है, क्योंकि जॉन की कोई फैमिली नहीं है, पर विंस्टन उसे एक पेपर देते हुए कहता है कि रुस्कारोमा ने जॉन को फिर से फैमिली में ले लिया है, और प्रूफ के तौर पर उसे वो पेपर दे देता है। मतलब ये है कि
कानूनी तौर पर मार्किस इस मुकाबले को मना नहीं कर सकता टेबल के नियमों के चलते। मार्किस थोड़ी देर सोचने के बाद जॉन विक की शर्तें पूछता है, जिस पर विंस्टन कहता है कि हाई टेबल से आजादी और जॉन का असिस्टेंट होने के नाते मुकाबला जीतने पर विंस्टन का एक्सकम्युनिकाडो वापस लिया जाए और साथ ही न्यूयॉर्क होटल कॉन्टिनेंट को फिर से बनाकर उसका मैनेजर विंस्टन को बनाया जाए। ये सब कुछ हाई टेबल के पैसों से होगा। मार्किस इसे मानते हुए कहता है कि कल दोपहर आईफिल टावर के पास डुएल के नियम तय किए जाएंगे। जाते जाते मार्किस विंस्टन को धमकाते हुए कहता है कि असिस्टेंट अपने चैलेंजर के साथ एक तो जीतकर बाहर जाता है या फिर उसके साथ मारा जाता है। इसके बाद अगले दिन दोपहर दिखाई जाती है, जहां जॉन, विंस्टन, मार्किस, केन और चिडी होते हैं। जॉन और मार्किस के सामने कार्ड रखे जाते हैं जिन पर नंबर लिखे हैं। दोनों कंटेस्टेंट को एक एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब दोनों देंगे। जिसके कार्ड पर बड़ा नंबर होगा उसकी शर्त मान ली जाएगी और ऐसे बैठकर दोनों मुकाबले के नियम डिसाइड करने लगते हैं। मैसेंजर यहाँ बताता है कि डुएल के नियमों के अनुसार कोई एक ही इस मुकाबले में जिंदा बच सकता है और फिर डुएल के नियमों को ठहराया जाता है, जिसमें दोनों अलग अलग वक्त बताते हैं। पर मार्किस के कार्ड का नंबर ज्यादा होने के चलते मार्किस के कहे गए वक्त पर डुएल होता है। ऐसे ही लड़ने की जगह पेरिस का एक चर्च और लड़ने के हथियार डुएलिंग पिस्टल चुने जाते हैं। डुएलिंग पिस्टल यानी इसमें पार्टिसिपेंट्स को 30 कदम दूर से एक दूसरे पर गोली चलानी होगी। अगर दोनों जिंदा बच गए तो 10 कदम आगे बढ़कर फिर से एक दूसरे पर फायर करना होगा। अगर फिर भी वो जिंदा बच गए 10 कदम पर आकर दोनों को फिर से फायर करना होगा। अंत में जो पार्टिसिपेंट जिंदा बचेगा वो कंटेस्ट जीत जाएगा। और फाइनली ये डिसाइड होता है कि जॉन जीता तो हाई टेबल के नियमों से आजाद होगा और विंस्टन को होटल कॉन्टिनेंट का मैनेजर बनाया जाएगा। अगर मार्किस जीता तो जॉन और विंस्टन दोनों मारे जाएंगे और इसी के साथ मार्किस अपनी ओर से लड़ने के लिए केन को गेम में उतारता है। मुकाबला कल सुबह पेरिस के एक चर्च में होगा। विंस्टन जॉन से मुकाबले से पहले सुरक्षित जगह जाने कहता है, क्योंकि डुएल के वक्त अगर जॉन आने पर लेट हो गया तो मार्किस को विजेता मानकर उसकी जीत की शर्तें पूरी होगी। वहीं पर केन जॉन से लड़ने पर मना कर देता है मुकाबले में। इस पर मार्किस केन से कहता है, तुम और तुम्हारी बेटी आजाद हो जाओगे हाई टेबल से अगर तुमने मेरी साइड से कल लड़ाई की, यानी उसकी बेटी मिया हाई टेबल की पहुंच से सुरक्षित रहेगी। वो चाहे तो रिटायरमेंट लेकर अपनी बच्ची जिंदगी अपने बेटी के साथ बिता सकता है और अगर केन ने मना कर दिया तो उसकी बेटी को अभी मार दिया जाएगा। केन मजबूरन जॉन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सनसेट होता है चर्च में, जहाँ जॉन हेलन को बहुत याद कर रहा होता है और वहाँ केन उससे मिलने आता है। केन जॉन से कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जॉन अपनी बीबी को थोड़ी देर याद करने के बाद यहाँ से चला जाता है एक सेफ जगह पर। वही दूसरी तरफ मार्किस के डुएल वाले फैसले पर मैसेंजर उसे कहता है कि बाबा यागा से लड़ाई यानी तुम सीधा मौत को चुनौती दे रहे हो। तुम्हारी हार हाई टेबल के लिए बहुत बड़े शर्म की बात होगी। इतना कहकर वो मार्किस को धमकाता है। वही सीन शिफ्ट होता है जॉन पर, जहाँ जॉन के लिए बावरी किंग एक स्पेशल सूट लाता है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना है, जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। दूसरी तरफ मार्किस को दिखाया जाता है वो जॉन पर सुपारी लगाता है। उसे पता है कि जॉन को वो ऐसे मार नहीं सकता। वो जॉन को सुबह मुकाबले के वक्त तक उसे उलझाए रखना चाहता है ताकि जॉन टाइम पर वहां ना आ सके और इसी प्लान के चलते मार्किस जॉन पर बाउंटी प्लेस करता है $26 मिलियन की और उसकी करंट लोकेशन असैसिन्स के रेडियो से सबको बताई जा रही थी। यहाँ जॉन के पीछे अब पूरा पेरिस पड़ा है बाउंटी के चलते। इस बात से बेखबर जॉन, बावरी किंग, विंस्टन अंडरग्राउंड से चर्च के जितना नजदीक जा सके उतना नजदीक जा रहे थे। यहाँ तीनों बहुत इमोशनल बातें करते हैं। विंस्टन कहता है कि चरॉन के मरने के बाद उसकी कब्र पर क्या लिखना था, इसके लिए उसके सामने बहुत बड़ा सवाल था और फाइनली विंस्टन ने उसके कब्र पर दोस्त लिखा। जॉन यहाँ विंस्टन से कहता है, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र पर लविंग हस्बैंड लिख देना, यानी बीबी से बेइंतहा प्यार करने वाला पति। बावरी किंग कहता है कि जॉन को यहाँ से आगे अकेले ही सफर तय करना होगा और इसके बाद जॉन यहाँ से निकल जाता है मुकाबले की लोकेशन की तरफ, जहाँ जॉन को मारने पूरे पेरिस से असैसिन्स आते हैं। जॉन जो अब तक की फाइट की इंजरी से रिकवर नहीं हुआ उनसे लड़ने लग जाता है। यहाँ पर गन्स, कार चेसिंग सीन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट और बहुत ही शानदार एक्शन सीन है जो रास्तों के बीचों बीच में भी दिखाया गया है। मूवी के साउंड इफेक्ट और म्यूजिक बीट्स के चलते ये और भी थ्रिलिंग लगता है। यहाँ ट्रैकर भी जॉन के पीछे लगा हुआ है। जॉन
जिस हिसाब से एक एक करके मार्किस के आदमियों को खत्म कर रहा था, ये देखते हुए ट्रैकर मार्किस को कॉल करके बताता है, तेरे आदमी जॉन को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे चर्च में जाने से, मारना तो दूर की बात है। इससे बौखलाया हुआ मार्किस जॉन से निपटने के लिए चिदी को भेजता है अपनी टीम के साथ, पर बाबा यागा यहाँ खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ता। जल्दी मार्किस को ट्रैकर की बात समझ में आ जाती है और वो ट्रैकर को जॉन को मारने का मिशन देता है, बट ट्रैकर यहाँ पर अपनी चाल चलते हुए मार्किस से $40 मिलियन की डील करता है जॉन को मारने के लिए। मजबूरन मार्किस को उसकी बात माननी पड़ती है। यहाँ जॉन मार्किस के लोगों को मारकर उन्हीं के लीथल वेपन्स यूज करता है और बहुत सारे असैसिन्स को मार डालता है। इसी बीच जॉन और ट्रैकर एक दूसरे से लड़ते हैं और इस लड़ाई में जॉन ट्रैकर को हरा देता है और उसे जॉन मारने ही वाला था, पर वो देखता है कि ट्रैकर के कुत्ते को मार्किस का आदमी जान से मारने वाला है। जॉन कुत्ते को बचाने के लिए मार्किस के आदमी को मारता है। इस बात से ट्रैकर को पता चलता है कि जॉन कोई बुरा आदमी नहीं है। जॉन वहाँ से चर्च की तरफ निकल जाता है। जॉन के पास वक्त बहुत कम है और चर्च बहुत नजदीक है। ऊपर मुकाबले की जगह विंस्टन जॉन का इंतजार कर रहा है। जॉन चर्च की तरफ निकल जाता है, बट उसका रास्ता इतना भी आसान नहीं होने वाला। जॉन के पीछे अभी भी बहुत सारे असैसिन्स है जिन्हें मारकर जॉन आगे बढ़ता है। यहाँ पर जॉन से लड़ने के लिए चिदी अपने एक और टीम के साथ आता है और जॉन से लड़ने लगता है। वो लोग जॉन को चर्च की सीढ़ियों से नीचे गिराकर चर्च में जाने से रोक रहे थे। जॉन यहाँ उनसे लड़ने लगता है, पर वो लोग जॉन पर बहुत भारी पड़ रहे होते हैं। यहाँ पर जॉन की मदद के लिए केन आता है और वो दोनों मिलकर मार्किस के आदमियों को आसानी से मार डालते हैं। यहाँ पर हम जॉन और केन की फाइटिंग कोऑर्डिनेशन को देख पाते हैं। जॉन केन पर इतना ट्रस्ट करता है कि वो केन के साथ मिलकर मार्किस के ट्रेन लोगों को मार डालता है। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं मुकाबले के लिए। जॉन और केन मार्किस के सभी लोगों को मार डालते हैं और अब यहाँ बचता है बस एक चिदी वहाँ घायल जॉन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। केन यहाँ चाहकर भी जॉन की हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि चिदी को खत्म कर दिया तो मार्किस मिया को छोड़ेगा नहीं। वो जॉन को जान से मारने ही वाला था, बट ट्रैकर वहाँ आकर चिदी को गोली मारता है क्योंकि उसने ट्रैकर के कुत्ते को मारने की कोशिश की थी और चिदी को ट्रैकर का कुत्ता प्रॉपर फ्यूनरल देता है और इस तरह ट्रैकर जॉन का एहसान चुकाता है। यहाँ सनराइज होते ही जॉन और केन ऊपर पहुँच जाते हैं और मार्किस जॉन को देखकर तिलमिला उठता है। नियमों के अनुसार जॉन और केन की तरफ से मार्किस के बीच पिस्टल का मुकाबला शुरू होता है। ट्रैकर और उसका कुत्ता दूर से ये सब देख रहे होते हैं। जॉन और केन 30 मीटर जाकर एक दूसरे पर गोली चलाते हैं जिसमें दोनों घायल होते हैं, पर कोई नहीं मरता। फिर वो दोनों 20 मीटर दूर से गोली चलाते हैं और फिर 10 मीटर दूर पहुंचते हैं। केन जॉन को शूट करता है जिससे जॉन नीचे गिर जाता है। मार्किस बहुत खुश होता है और जॉन को मारने की गड़बड़ में वो आखिरी गोली गन में लोड करने के लिए केन से उसकी गन मांगता है। यहाँ केन उससे पूछता है, क्या अब मेरी बेटी आज़ाद है? मार्किस उसे कहता है कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों अब हाई टेबल से आज़ाद हैं। इसके बाद केन मार्किस को गन दे देता है, यानी आखिरी गोली मार्किस जॉन को मारकर ये डुअल खत्म करना चाहता है। केन का अब इस डुअल से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मार्किस ने अभी अभी केन को आज़ाद कर दिया है। मार्किस यहाँ पर जॉन पर गन पॉइंट करता है, पर वो ये भूल जाता है कि जॉन ने अब तक उसकी गोली चलाई ही नहीं है और जब तक ये बात मार्किस को समझ आती तब तक जॉन उसे शूट कर देता है। यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है। जॉन मुकाबला जीत चुका है, उसे आज़ादी मिल जाती है और विंस्टन को होटल कॉन्टिनेंट जॉन ने केन और मिया की भी जिंदगी बचाई मार्किस से आज़ादी दिलाकर, और साथ ही उसने प्योतर की मौत का बदला भी लिया। जॉन चाहता तो पहले ही गोली मारकर केन को खत्म कर सकता था, पर एक सच्चे दोस्त की तरह केन को आज़ादी दिलाई जिसके चलते वो और उसकी बेटी एक साथ रह सके बिना हाई टेबल के डर के। जॉन अब बहुत घायल है। वो विंस्टन से कहता है कि मुझे घर ले चलो। जॉन का काफी खून बह चुका है, उसकी हालत बहुत खराब है, पर इस हालत में भी जॉन अपनी बीवी हेलन को याद करता है और उसके साथ बिताए लम्हे उसके नजरों के सामने आते हैं। जॉन यहाँ हेलन को याद करते करते बेहोश हो जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जॉन के फ्यूनरल पर, जहाँ उसे उसकी बीबी हेलन के कब्र के बाजू में दफनाया जाता है। जॉन को अब शांति मिल चुकी है। विंस्टन जॉन की
आखिरी इच्छा पूरी कर देता है। जॉन ने जैसे कहा था, विंस्टन ने जॉन की कब्र पर लविंग हस्बैंड लिखवाया है। विंस्टन और बाउरी किंग को बहुत दुख होता है जॉन की मौत पर। जॉन जो बस एक नॉर्मल सी जिंदगी जीना चाहता था, वो उसकी और उसकी बीवी की यादों में जीना चाहता था, पर लोगों के काम करने के चलते वो असैसिन्स की दुनिया कभी छोड़ ही नहीं पाया, जिससे पूरी दुनिया डरती थी, जिसे हाई टेबल बहुत बड़ा खतरा समझता था। वो तो असल में बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था। उसकी खुशियां लोगों ने छीन ली। एंड सीन में विंस्टन जॉन की कब्र पर हाथ रखकर कहता है, अलविदा मेरे बच्चे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम केन को देख पाते हैं, जो फूल लेकर अपनी बेटी मिया के पास जा रहा था, लेकिन वही अकीरा केन की तरफ चाकू लेकर बढ़ती है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। इस मूवी का बजट $100 मिलियन था। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने $432 मिलियन की कमाई की। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.8 स्टार आउट ऑफ 10। आप इसे कितनी रेटिंग दोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस पार्ट के एंड के साथ ही ऑफिशियली जॉन विक फ्रेंचाइज ने चारों पार्ट मिलाकर $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।